हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा मोटर के स्पेसिफिकेशन देखे थे, उसकी नेम प्लेट से लेके किस तरीके से उसकी नेम प्लेट में ही सब कुछ लिखा होता है। देन उसके पहले हमने एनक्लोजर्स कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग रोटेटिंग मशीन का यानी रोटेटिंग मोटर का हम लोग रेटिंग को कैसे एस्टिमेट करते हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अगर लास्ट लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके लास्ट लेक्चर देख लीजिए। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि कमीशनिंग से पहले रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन पे कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं। तो मेनली टेस्ट जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपका एक होता है आपका मैकेनिकल टेस्ट होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल टेस्ट। तो मैकेनिकल टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपका जो इंस्टॉलेशन जो हुआ है, जो भी आपका इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन हुआ है वो प्रॉपरली डन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक किया जाता है। तो उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, आपका इक्विपमेंट का लेवलिंग चेक किया जाता है, शाफ्ट की अलाइनमेंट चेक करी जाती है, दो बेयरिंग के बीच में कितना क्लियरेंस है, प्रॉपर क्लियरेंस है कि नहीं वो चेक किया जाता है। टेस्टिंग एयर गैप यानी स्टेटर और रोटर के बीच के जो एयर गैप है उसकी टेस्टिंग करी जाती है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। देन वाइब्रेशन टेस्ट किया जाता है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए। तो सबसे पहला लेवलिंग ऑफ इक्विपमेंट, तो उसको कैसे चेक किया जाता है। तो हर एक मशीन में आपका ये चेक करना जरूरी है कि आपका जो फाउंडेशन, जो आपने जिस फाउंडेशन पे आपका मशीन आपका पुट किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, वो आपका प्रॉपर लेवल में है कि नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पिरिट लेवल यूज कर सकते हैं या फिर आप लेवल गेज भी यूज कर सकते हैं फॉर लेवल चेकिंग। ओके, और अगर आपका लेवल प्रॉपर नहीं है तो उसको लेवल को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें पैकिंग या फिर पैडिंग भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पैकिंग के बाद आप लोग क्या करेंगे, नट को जो है आपका जो नट बोल्ट है उसके थ्रू आप अपने मशीन को फाउंडेशन पे आप उसे टाइट कर देंगे। ओके, ताकि मशीन जो है आपकी वो वहां से हिल ना सके। ओके, तो ये सारे ही जो स्टैटिक मशीन होते हैं या फिर आपके रोटेटिंग मशीन होते हैं, तो दोनों मशीनों में आपका इसी तरीके से लेवलिंग किया जाता है। दूसरा है हमारा अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, यानी दो शाफ्ट के बीच में आपका अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है, वो भी आपको चेक करना जरूरी है। ओके, जब भी आपके दो मोटर या दो मशीन, दो रोटेटिंग मशीन आपकी एक दूसरे के साथ कपलिंग करके आपका वर्क करना होता है, तब ये चीज आपकी प्रोसेस आपकी करी जाती है। ओके, और जो कपलिंग है आपका या फिर अलाइनमेंट का जो भी कपलिंग है वो आपका गियर्स या फिर बोल्ट या फिर बेल्ट, सॉरी गियर्स या फिर बेल्ट के थ्रू किया जाता है। और ये इस तरीके से किया जाता है ताकि इन दोनों के बीच में, बेल्ट या फिर जो आपने गियर्स यूज किया उसके बीच में किसी भी तरीके का स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो, और जो पावर है वो टोटली ट्रांसमिट हो जाए एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में। ओके, और अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट में क्या देखा जाता है कि जो आपका मशीन का जो वर्क है वो ज्यादा रोटेट कर रहा है तो ज्यादा तो नॉइस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो भी आपका अलाइनमेंट में चेक किया जाता है। अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसे फिक्स करेंगे। ओके, और देखिए, जैसे आपके दो मैकेनिकल वर्क है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैकेनिकल कपलिंग होता है तो उसमें देखिए ये आपका फुल कपलिंग है। ओके, यानी दो मशीन के बीच में, ये देखिए आपका ये जो बी पार्ट है और ये जो आपका ए पार्ट है, इन दोनों को यूज करके हमने क्या किया है, दो मशीन को एक दूसरे के साथ कपल किया है, साफ एक दूसरे के साथ कपल करी है। ओके, इसी तरीके से हाफ कपलिंग किस तरीके से करी जाती है, तो उसके लिए हम लोग नट बोल्ट यूज करते हैं। देखिए, ये जो नट बोल्ट है आप यूज करेंगे उसके लिए हाफ कपलिंग के लिए। ओके, तो जो हमारे फुल कपलिंग होती है उसके, और तो उसमें क्या होता है कि दो शाफ्ट की जो, ये जो रोटेटिंग पार्ट है शाफ्ट का, ये शाफ्ट का जो रोटेटिंग पार्ट है, इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाफ कपलिंग के। ओके, ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अलाइनमेंट है वो आपका प्रॉपर परफेक्ट हो, और इन दोनों के बीच का अगर आप फुल कपलिंग करते हैं तो फुल कपलिंग के बीच में आप कितना टॉलरेंस आप अलाउ कर सकते हैं, 0.03 mm तक का जो टॉलरेंस है वो आप अलाउ कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे अगर आपका बीच का गैप आपका अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो और थोड़ा सा कम भी हो,
तो वो 0.03 mm तक आपका अलाउ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम आप अलाउ नहीं कर सकते। ओके, तो ये था आपका अलाइनमेंट करने का तरीका। ओके, बेयरिंग क्लियरेंस थर्ड है हमारा बेयरिंग क्लियरेंस। तो बेयरिंग क्लियरेंस में क्या होता है कि बेयरिंग्स जो होती है हमारी यूज होती है, किस लिए यूज होती है, ताकि स्टेशनरी पार्ट और रोटेटिंग मशीन के पार्ट्स के बीच में जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो, इसीलिए हम लोग बेयरिंग यूज करते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स के बीच में आपका गैप जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपके वहां पे वाइब्रेशन भी हो सकती है और जो आपका अलाइनमेंट है आपने किया हुआ है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपकी गैप जो है वो लेस होती है, अगर दो रोटेटिंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के बीच की जो गैप है वो आपकी कम होगी, तो वहां पे आपका हीट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण। ओके, तो गैप अगर आपकी थोड़ी रीजनेबल है, मतलब गैप आपकी क्या बोल सकते हैं आप, नॉर्मल है, इससे कम नहीं है उससे ज्यादा भी नहीं है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पे ऑयलिंग भी कर सकते हैं या फिर आप वहां पे ग्रीस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, तो टोटली क्लोज जो मोटर होती है वो उसमें ग्रीजिंग करना और ऑयलिंग करना नेसेसरी होता है। ओके, यहाँ पे आप टोटली एनक्लोज मोटर मोटर जो होती है उसके अंदर हाइड्रोजन कूलिंग होता है, तो उसके अंदर ये सब चीजें यानी कि ग्रीजिंग करना ऑयलिंग करना ये बहुत ही नेसेसरी चीज है, नेसेसरी होना चाहिए, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट के बीच में और स्टेशनरी पार्ट के बीच में अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो अगर टोटली क्लोज मोटर है, इसका मतलब क्या है, उसमें वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण वहां पे आग भी लग सकती है। ओके, तो इसलिए वहाँ टोटली क्लोज मोटर में हम लोग हाइड्रोजन कूलिंग भी यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन कूलिंग की जो गैस है, ओके, उससे लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सीलिंग करते हैं। सील किस चीज का करते हैं हम लोग, ऑयल का या फिर आपका ग्रीस का, ये दो चीज का आपका सीलिंग होता है वहां पे। ओके, ग्रीस जो होता है वो आपका बेरिंग्स के अंदर आपका लगाया जाता है, ताकि जो ग्रीस है ग्रीस ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ग्रीस चीज ऐसी है कि वो ज्यादा टेम्परेचर पे भी आपका लीक नहीं होता, हाई टेम्परेचर भी आपका लीक नहीं होता। ओके, तो इसीलिए आपकी ग्रीजिंग भी करी जाती है। ओके, और नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्टिंग ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ओके, तो एक चीज यहाँ पे ऊपर आपको ध्यान रखने की है कि जो आपके जब भी आपका गैप जो है बिटवीन रोटेटिंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट, तो उसका जो गैप है वो 1000वां पार्ट होना चाहिए, उसके डायमीटर के शाफ्ट का जो डायमीटर है उससे 1000वां पार्ट होना चाहिए। ओके, यानी जो स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट के बीच की जो गैप है वो इतनी कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर आपका मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको कि शाफ्ट का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो शाफ्ट के और मतलब रोटेटिंग मशीन में और जो स्टेशनरी पार्ट है उन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 0.003 सेंटीमीटर या फिर आप कह सकते हैं 0.03 mm तक ही होना चाहिए, ताकि प्रॉपर प्रॉपर उसका आप क्या ग्रीजिंग भी कर सके, उसे प्रॉपर आप पैक भी कर सके, और वाइब्रेशन भी आपकी मिनिमम हो ताकि नॉइज भी आपकी मिनिमम प्रोड्यूस हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है एयर गैप का मतलब स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप का टेस्टिंग। तो ये दोनों का जो एयर गैप है वो मिनिमम रखना चाहिए। क्यों मिनिमम रखना चाहिए, टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। अगर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट आपका ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके जो लॉसेस हैं वो आपके बढ़ जा रहे हैं मशीन में, मशीन, ताकि एयर गैप को स्मॉल रखने का रीजन यही है कि मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो, डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आपका कम होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आपका अगर कम होगा तो आपके लॉसेस भी कम होंगे। ओके, तो एयर गैप कम रखने का कारण ये भी है, और एयर गैप कम रखते हैं अगर हम, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि स्टेटर और रोटर के बीच में कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, कुछ एक दूसरे के साथ रबिंग हो। ओके, ताकि क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है कि शाफ्ट की जो है वो मिसअलाइनमेंट भी हो सकती है, या फिर आपके जो बेरिंग्स हैं वो आपके वॉर्न आउट भी हो सकते हैं ड्यू टू दी स्मॉल एयर गैप। तो ये भी आपकी एक डिसएडवांटेज है स्मॉल एयर गैप रखने का। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एयर गैप को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं बार बार, 4 प्लेसेस पे चेक करते हैं। तो दो आपकी मशीन साइड से हम लोग चेक करते हैं, ओके, और दो हम लोग रोटर साइड से, यानी दो स्टेटर साइड से हम लोग चेक करते हैं, दो रोटर साइड से चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एयर गैप को चेक करते हैं। तो प्लेस पे आपका जो आपकी एयर गैप चेक हो रही है, उसमें जो रोटर है वो आपका रोटेट होना चाहिए प्रॉपरली, यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक आपका प्रॉपरली आपका रोटर वर्क होना चाहिए, कहीं भी आपका बीच में स्टेटर को टच नहीं करना चाहिए, ओके। एयर गैप को कम रखने का रीजन एक भी ये भी है कि आपका जो भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होती है या फिर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो भी होती है, उसे भी आपका रिड्यूस करना एक मकसद होता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग वाला पार्ट है वो आपका मशीन्स में आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ओके। तो उसमें वहां पे मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो जो डिफरेंस है एयर गैप का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोनों साइड, मतलब रेस्टेटर में और रोटर के बीच में जो आपका एयर गैप है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिफरेंस है आपका, देखिए यहाँ पे अगर कुछ डिफरेंस आता है एवरेज रीडिंग में या फिर आप पर्टिकुलर रीडिंग जो आपका मैन्युफैक्चरर से थ्रू दिया हुआ है, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, +or -10% तक उसे हम लोग अलाउ कर देते हैं हाई स्पीड मोटर के लिए, हाई स्पीड इंडक्शन मोटर के लिए। लेकिन लो स्पीड इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग +or -5% से ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते, ओके। एयर गैप जो आपका आपने रीडिंग किया और जो मैन्युफैक्चरर के वहां से आपका रीडिंग आया है, तो वो चेक हमें करना है। हाई स्पीड मोटर के लिए हम लोग +or -10% तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं, और लो स्पीड मोटर के लिए हम लोग +or -5% अलाउ कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट टेस्ट है हमारा वाइब्रेशन टेस्ट। तो जब भी आपके कोई भी आप मशीन पे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल टेस्ट करते हैं, तो उससे पहले आपका वाइब्रेशन टेस्ट करना आपका बहुत ही जरूरी होता है, वो नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि मशीन आपकी स्टार्ट होने पर कितना वाइब्रेट कर रही है, ओके। इसके कारण आपका कोई मिसअलाइनमेंट तो नहीं हो रहा है, एयर गैप में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, ये सब आपका वाइब्रेशन टेस्ट में भी देखा जाता है, ओके। और जो ये वाइब्रेशन है वो आपके वाइब्रोमीटर के थ्रू आपका मेजर किया जाता है, वाइब्रेशन टेस्ट में आपका वाइब्रोमीटर थ्रू आपका मेजर किया जाता है, ओके। तो अगर वाइब्रेशन आपका ज्यादा पाउंड हो रहा है तो क्या करेंगे आप, वाइब्रेशन अगर ज्यादा पाउंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रीजन क्या हो सकता है आपका, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वाइब्रेशन ज्यादा होने की। या तो आपका जो एयर गैप है स्टेटर और रोटर के बीच में वो कुछ ज्यादा ही है, या फिर आपकी जो अलाइनमेंट आपने मोटर दो मशीनों के बीच में कर रखी है वो मिसप्लेस हो चुकी है, मिसअलाइन हो चुकी है, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है। देन अगर आपने प्रॉपर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो आपका नीचे वाइब्रेशन शॉक एब्जॉर्बर आता है वो अगर आपने यूज ना किया हो तो अभी वाइब्रेशन ज्यादा हो सकती है, ओके। या फिर आपका जो लेवलिंग आपने किया हुआ है मशीन का वो आपका प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो तब भी आपकी वाइब्रेशन ज्यादा हो सकती है। तो ये कुछ वाइब्रेशन ज्यादा होने के रीजन थे, ओके। तो ये सबको ओवरकम करने के बाद वापस से आपको वाइब्रेशन टेस्ट करना है, और कुछ नेसेसरी चेंजेस वाइब्रेशन टेस्ट करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या नेसेसरी एक्शन लेने हैं, यानी आपको लेवल ठीक करना है, मिस अलाइनमेंट हुआ है तो उसे प्रॉपर करना है, स्टेटर और रोटर का जो एयर गैप है उसे प्रॉपर मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। तो ये सब चेंजेस करने के बाद आपको वापस से आपको टेस्ट करना है और मशीन को आपको अप्रूव करना है, ओके, परमिसिबल लिमिट में आपको लाना है, ओके। तो ये आपका वाइब्रेशन टेस्ट होता है। नाउ मैकेनिकल टेस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब है हमारा इलेक्ट्रिकल टेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल टेस्ट में क्या होता है कि आपका कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, मान ले इलेक्ट्रिकल मशीन से, अब रोटेटिंग मशीन है आपका, कुछ भी बीच में फॉल्ट हो सकता है, ओके। तो ये जो फॉल्ट है आपका वो डिक्रीज करने के लिए हम लोग इस पे इलेक्ट्रिकल टेस्ट करते हैं, ओके। तो इस पे आपको क्या करना होता है, देखिए इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल टेस्ट में आप क्या क्या करते हैं, आप करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, वाइंडिंग की ड्राइंग आउट, फेज सीक्वेंस की चेकिंग आप करते हैं, इंटरनल कनेक्शंस की आप चेकिंग करते हैं,
फिर हाई वोल्टेज टेस्ट भी उस पर किया जाता है, नो लोड या फिर आप फुल लोड टेस्ट भी आप उससे करते हैं। ओके, टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्ट हैं जो मशीन पे किए जाते हैं। ओके, तो एक एक करके हम ये सारे जो टेस्ट हैं वो देख लेते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे किया जाता है। सिंपल है, हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किससे करते हैं, मेगर से करते हैं, मेगरिंग करते हैं उसकी, या फिर आप उसे इंसुलेशन टेस्टर से यूज कर सकते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर आपका कम होता है, लेस होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो मशीन के अंदर फॉल्ट है वो ज्यादा हो। ओके, ताकि सॉरी, इसीलिए क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हाई रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो जैसे हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमने ट्रांसफार्मर का मेजर किया था बिटवीन द फेज और अर्थ के, या फिर फेज और फेज के बीच में, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी रोटेटिंग मशीन में भी हम लोग टेस्ट करेंगे उसका। ओके, एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग के बीच में, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में किया था, वैसे यहाँ पे भी हम लोग करेंगे स्टेटर और रोटर के बीच में, या फिर स्टेटर के बीच में आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग उसे टेस्ट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है मशीन में आपका जो इंसुलेशन रजिस्टर होता है वो आपका 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ओके, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 0.5 मेगा ओम से अगर कम होता है तो उससे हम लोग डिसअप्रूव कर देते हैं, यानी ये मशीन आपकी काम की नहीं है, इसमें आपके फॉल्ट ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली मशीन का अगर रेजिस्टेंस टेस्ट हमें देखना है, रेजिस्टेंस टेस्ट हमें करना है, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली थंब रूल का यूज करते हैं कि हमें कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो 1 मेगा ओम होता है, इट शुड बी इक्वल टू 1 मेगा ओम पर 1 किलो वोल्ट वोल्टेज, यानी अगर आपका 1 किलो वोल्ट आपका अगर वोल्टेज है, तो उस पे आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा थंब रूल कहता है, तो इसी का हम लोग यूज करते हैं टू रिक्वायर के हमें कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ओके, तो रेजिस्टेंस जो होता है रोटर का, वो हमारा चेक किया जाता है बिटवीन द स्लिप रिंग एंड रोटर कोर, और इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बिलो दी 0.5 मेगा ओम, यानी 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर जो आपके मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिकमेंड किया गया है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, और उसकी लिमिट कितनी है, नॉट बिलो दी 0.5 मेगा ओम। ओके, सेकंड है हमारा ड्राइंग आउट वाइंडिंग। ओके, वाइंडिंग को जब भी मैन्युफैक्चर किया जाता है ओके मशीन के लिए, तब उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें जब भी आपकी वाइंडिंग हो रही है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उसमें आपका कुछ भी मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ओके, या फिर आपने मशीन को आपने मैन्युफैक्चर करके आपने बाहर रख दिया, बाहर वातावरण में रख दिया, वहां पे बारिश हो गई, ओके, या फिर ठंड का मौसम है, या फिर ओस गिर रही है। ओके, तो उस समय क्या हो सकता है, अगर आपका वाइंडिंग ओपन रहेगा या फिर आपका पार्शियली एनक्लोज मोटर होगी, उसमें क्या होगा, मॉइस्चर आपका वाइंडिंग के अंदर जाएगा। ओके, वाइंडिंग के अंदर जाएगा, तो जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इस टाइम पे वो आपका कम हो जाएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर आपका कम हो जाएगा तो फॉल्ट होना ज्यादा ज्यादा फॉल्ट हो सकता है मशीन में। ओके, इसीलिए उसको यूज में लाने से पहले, वो मशीन को यूज में लाने से पहले उसकी वाइंडिंग को हम लोग ड्राई आउट करते हैं। ओके, ड्राई आउट करने हम लोग ड्राई आउट की शुरुआत करते हैं, तो ड्राई आउट की शुरुआत करने के बाद 10 मिनट बाद हमेशा उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका 0.5 मेगा ओम से कम तो नहीं है। ओके, अगर कम है तो उसको और ड्राई किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वाइंडिंग का ड्राइंग आउट इसीलिए किया जाता है। और जनरली जो होता है हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर बल्ब यूज कर सकते हैं, वाइंडिंग के नियर आप बल्ब रख के उसे हीटिंग देके आप उसे ड्राई आउट कर सकते हैं, या फिर आप हॉट एयर का भी यूज कर सकते हैं।
गर्म हवा को आप वाइंडिंग के अंदर रख डालेंगे तो जो मॉइस्चर होगा एयर का वो आपका दूर हो जाएगा और आपका जो प्रॉपर इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ड्राइंग आउट किया जाता है। इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड दे रखी है। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है कि बाइंडिंग की ड्राइंग आउट लार्ज मशीन अगर होती है तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, मशीन को आप क्या करते हैं, प्राइम मूवर से आपको उसे रोटेट करते हैं। ओके, तो प्राइम मूवर और उसके साथ फ्लाई व्हील भी ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद जब आपका प्राइम मूवर को आप डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका मशीन कुछ स्पीड में कुछ देर के लिए घूमता है और जो मशीन है आपका वो वर्क करता है एज ए जनरेटर। और इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मशीन के जो टर्मिनल होते हैं वो शॉर्ट कर देते हैं। तो जो भी आपका मशीन ये शॉर्ट करने के बाद क्या होता है कि जो एनर्जी आपकी स्टोर हुई होती है मशीन में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगी तो आपके जो वाइंडिंग है वो आपके गर्म होंगे तो आपकी जो मॉइस्चर है वो आपका दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग जो बड़ी मशीन होती है, लार्ज मशीन होती है, उसकी वाइंडिंग को हम लोग ड्राइंग आउट करते हैं। ओके, फिर तीसरा है हमारा फेज सीक्वेंस की चेकिंग। ये बहुत ही मेन टॉपिक है कि फेज सीक्वेंस की चेकिंग हमें करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? अगर तीनों फेज हमारे एक साथ मैक्सिमम हो गए तो मशीन में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और मशीन जल सकती है। इसीलिए फेज सीक्वेंस को हमें चेक करना जरूरी है कि तीनों फेज हमारे एक ही साथ तो मैक्सिमम नहीं हो रहे। तो फेज चेकिंग में आप लोग यही चेक करते हैं कि तीनों फेज आपके एक साथ तो चेक नहीं हो रहे, ओके, मैक्सिमम नहीं हो रहे। ओके, तो जो सीक्वेंस आपकी मैक्सिमम एट अ टाइम अगर होती है तो उसी को हम लोग फेज सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मशीन में जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें आपकी फेज सीक्वेंस आपको दे रखी है आर वाई बी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका आर फेज मैक्सिमम होगा, देन आपका वाई फेज मैक्सिमम होगा, उसके बाद आपका बी फेज मैक्सिमम होगा। इस तरीके से आपका वन बाय वन आपकी सारे फेज आपके मैक्सिमम होंगे और आपकी मशीन को पावर मिलेगी। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको यही चेक करना है कि जो आपका फेज सीक्वेंस है वो आपका प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, चेकिंग आपका और मेंटेनेंस आपका फेज सीक्वेंस का कब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप दो अल्टरनेटर या फिर दो ट्रांसफार्मर को आप पैरेलल उसका कनेक्शन कर रहे हैं तब। ओके, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये फिगर का आप ध्यान से देखिए, ये फिगर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो फिगर है आपकी जो आपको दे रखी है यहाँ पे, ये ए है और ये बी है, समझ लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं ये ए और बी है। अब यहाँ पे आपका जो आप जो आर वाई बी आपके तीनों कनेक्शन है आपके, ठीक है, तीनों फेज आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तीनों में आपका फेज तीनों में आपका वोल्टेज करंट जा रहा है जो भी है। ओके, तो आप क्या करते हैं, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आर आपका आर के साथ कनेक्टेड है, वाई आपका वाई के साथ कनेक्टेड है और बी आपका बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है वो आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पे फेज फेज सीक्वेंस इंडिकेटर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका पहले आर आपका मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद आपका वाई मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद आपका बी मैक्सिमम हो रहा है, बी फिर आपका मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो रोटेशन जो आपका जो आपने यहाँ पे कनेक्शन दिया है और जो आपका फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है, अगर वो दोनों सेम होते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन अगर आपकी सेम होती है, देखिए यहाँ पे आर वाई भी आपका क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस इंडिकेटर भी आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका फेज सीक्वेंस है वो आपका करेक्ट है। ओके, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर दोनों की चेंज होती है, रिवर्स होती है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको फिगर बी में बताया है, जैसे आपके फेज सीक्वेंस आपकी आर वाई बी है यहाँ पे, लेकिन जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि पहले बी बी आपका मैक्सिमम हो रहा है, पहले फिर वाई हो रहा है, फिर आर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों रिवर्स है। तो इस कंडीशन में आपकी जो फेज सीक्वेंस है
वो आपकी करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो आपके यहाँ पे कनेक्शन दे रखे हैं, जैसे देखिए आपको यहाँ आर जो है वो आपका यहाँ पे आर जो आपका फेज है वो आपका कनेक्टेड है वाई फेज के साथ, वाई फेज है वो आपका कनेक्टेड है बी फेज के साथ, और बी फेज है आपका वो कनेक्टेड है आर फेज के साथ। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो आपने टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किए हैं वो टर्मिनल को आप इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के बाद आप वापस से फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से आप फेज सीक्वेंस आपके चेक करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये तो आपकी हुई एक मेथड, आपको आपका जो आपकी जो फेज सीक्वेंस है वो चेक करने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप सीरीज लैंप मेथड भी यूज कर सकते हैं फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, मान लेते हैं आप एक अल्टरनेटर है वो आपका बस बार के साथ कनेक्टेड है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको बस बार के साथ कनेक्टेड एक अल्टरनेटर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो लैंप आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जो आपका कनेक्ट होगा अक्रॉस दी फेस आर और आर डैश, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखा है L1 और L2 है, ठीक है। तो वो आपका सीरीज में कनेक्टेड है दो लैंप, और दो फेस सीक्वेंस आर और आर डैश के अक्रॉस यहाँ पे कनेक्टेड है। वैसे ही आपका L3 और L4 है वो आपका वाई फेस के साथ कनेक्टेड है, और L5 और L6 है आपका वो बी और बी डैश के साथ आपका कनेक्टेड है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि अगर आपके सेम टाइम पे ये अल्टरनेटर चालू है आपका, और सेम टाइम पे आपके जो बल्ब हैं, जो भी बल्ब है वो ब्राइट होते हैं, और एक ही टाइम एक ही साथ सारे बल्ब आपका बंद हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके जो बल्ब की ब्राइट होने की और उसके डार्क होने की जो भी आपकी स्पीड है वो ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमारे प्राइम मूवर की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको फेज सीक्वेंस कैसे चेक करनी है। फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपके जो आप ये देखेंगे कि जो आपके जैसे आर और आर डैश के बीच में आपके जो दो लैंप सीरीज में कनेक्टेड है, अगर आर और आर डैश आपका मैक्सिमम हो रहा है, तो इस टाइम पे आपका L1 और L2 आपके ब्राइट ज्यादा हो रहे हैं कि ब्राइट कम हो रहे हैं, दोनों की ब्राइटनेस को कंपेयर किया जाता है, L1 और L2 की ब्राइटनेस को कंपेयर किया जाता है। ओके, अगर दोनों ब्राइटनेस इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फेज सीक्वेंस यहाँ पे सही है। आपके पहले L1 और L2 आपके ब्राइट होंगे, देन उसके बाद आपका L3 और L4 ब्राइट होना चाहिए, देन आपका L5 और L6 आपका ब्राइट होना चाहिए। ओके, तो इन तीनों की ब्राइटनेस आप यहाँ पे जो आपने 6 बल्ब यूज किए तो उसकी ब्राइटनेस आप कंपेयर करेंगे, L1 और L2 की कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, L1 L2 और L3 और L4 की कंपेयर करेंगे। अगर आपका L1 और L2 ब्राइटर है विथ रिस्पेक्ट टू L3 और L4, इसका मतलब क्या है, आपका आर फेज आपकी अभी मैक्सिमम है। ओके, इसी अकॉर्डिंग आपका L3 और L4 आपका ज्यादा डार्क है, तो इसका मतलब क्या है, वाई सीक्वेंस आपकी अभी एक्टिव मैक्सिमम है। और इसी तरीके से L5 और L6 अगर आपका मैक्सिमम है, तो यानी ब्राइटर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, बी और बी डैश आपकी जो फेज सीक्वेंस है वो आपकी अभी हायर है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है आप लोग चेक कर सकते हैं उसकी फेज सीक्वेंस को। ओके, एक और मेथड है आपका चेक करने के लिए कि कौन सी फेज सीक्वेंस सही है कि नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे फिगर बताया है, फिगर में आपको बताया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि दो लैंप यूज कर सकते हैं हम लोग, और एक इंडक्टर कॉइल यूज कर सकते हैं, जिसको हम स्टार कनेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब स्टार कनेक्शन में उसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पूरा फिगर में बताया हुआ है, एक ब्राइटर लैंप है, एक डल लैंप है, और एक आपका इंडक्टिव कॉइल है। ओके, तीनों लीड्स हैं वो आपकी टर्मिनल पे कनेक्टेड है। देखिए, ब्राइटर लैंप है वो आपका आर से कनेक्टेड है, डल लैंप है वो आपका बी से कनेक्टेड है, और जो इंडक्टिव कॉइल है आपकी वो वाई फेज से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है एक एक करके, अगर आपकी मैक्सिमम अगर लाइट हो रही है, जैसे अगर आपका आर सीक्वेंस अगर आपकी मैक्सिमम है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो ब्राइटर लैंप है वो आपका और फुल्ली ब्राइट हो जाएगा, टोटली ब्राइट हो जाएगा। ओके, और जो डल लैंप है वो आपका लोअर होगा। देन अगर आपका वाई फेज अगर आपका
वाई फेज अगर आपका मैक्सिमम होता है तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका जो ब्राइट लैंप है और जो डल लैंप है उन दोनों की ब्राइटनेस आपकी सेम रहेगी। ओके। और थर्ड आपका क्या होगा, बी एफ फेज अगर आपका मैक्सिमम होगा तो इस टाइम पे जो डल लैंप है आपका वो ज्यादा ब्राइट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्राइटर लैंप। ओके, यानी ब्राइटर लैंप पे उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होगी और डल लैंप पे थोड़ी ज्यादा होगी। ओके। अगर इस सीक्वेंस में आपका चल रहा है, पहले ब्राइट लैंप ज्यादा ब्राइट हो रहा है, डल लैंप कम है, तो आप, और देन दूसरा क्या है आपका, दोनों लैंप अगर आपके इक्वली ब्राइट है, और थर्ड पोजीशन में क्या हो रहा है, डल लैंप आपका ज्यादा ब्राइट है और ब्राइटर लैंप थोड़ा कम ब्राइट है, तो आपका जो फ्रेश सीक्वेंस है वो आपकी करेक्ट है। ओके। तो इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हैं आपकी फेज सीक्वेंस। नाउ चौथा है हमारा इंटरनल कनेक्शन को चेक करना। हम लोग इंटरनल कनेक्शन को कैसे चेक करते हैं, हमारा जो मशीन है रोटेटिंग मशीन, वो आपका प्रॉपर मार्क मतलब प्रॉपर कनेक्शन उसके अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको चेकिंग करना बहुत जरूरी है। तो जो आपके मशीन में जो आपके इंटरनली जो आपके लीड्स जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ओके, और जो आप बाहर से उसको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का कनेक्शन आपका करेक्ट है कि नहीं है, वो आपके मार्किंग के ऊपर जाता है। ओके। जैसे आपके मार्किंग में आपको डन किया हुआ है जैसे A1 B1 और C1, और फिर A2 B2 और C2, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A1 और A2 जो आपके दो लीड्स हैं वो आपके कंटिन्यूटी में है, A1 और A2। वैसे आपके कंटिन्यूटी में कौन से दूसरे लीड है, B1 और B2 आपके कंटिन्यूटी लीड है, C1 और C2 आपके कंटिन्यूटी लीड है। ओके, इस तरीके से आपको इंटरनल कनेक्शन आपके चेक करना होता है। देन उसके बाद है हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट। ओके, ये जैसे हमने ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज टेस्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको, इसी में भी आपका जो हाई वोल्टेज टेस्ट है वो आपको ट्रांसफार्मर में ही करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है वो आपका कितने हाई वोल्टेज तक विथस्टैंड कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं। सिंपल है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं कहाँ पे, एच टी वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर के। और जो आपका दूसरा कनेक्शन होता है, एल टी कनेक्शन जो होता है, उसे हम लोग अर्थ कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, दूसरा जो वाइंडिंग होता है उसे हम लोग ओपन रखते हैं, लेकिन जो एच टी वाइंडिंग होती है उसे हम लोग अर्थ कर देते हैं। ओके, और हम लोग हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे एच टी में, और हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहा है वो आपका कितना मिल रहा है। ओके, यानी टोटल ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग वो चेक यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नाउ सिक्स्थ है हमारा नो लोड ट्रायल टेस्ट और लोड ट्रायल टेस्ट। नो लोड ट्रायल टेस्ट और ट्रायल टेस्ट हमारा क्यों यूज होता है, तो जब भी आपका मशीन आपके रनिंग कंडीशन में होती है तो स्टार्टिंग के फ्यू सेकंड में ये चीज आपकी टेस्ट करी जाती है, नो लोड टेस्ट। ओके, ताकि उसके जो भी आपके क्या बोलते हैं नो लोड लॉसेस है, ओके, वो हम लोग डिटरमाइन कर सके, इसीलिए हम लोग से नो लोड टेस्टिंग किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि इनिशियली आपके रेटेड वोल्टेज को आपको गिवन, मतलब मशीन में आपको रेटेड वोल्टेज को गिवन किया जाता है फ्यू सेकंड के लिए, और आपके जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे ओपन रख के हम लोग जो भी आपके वोल्टेज की रेटिंग है, करंट की रेटिंग है, वो हम लोग मेजर करते हैं। ओके, तो ये इस टाइम पे हम लोग कुछ समय के लिए हम लोग सप्लाई देने के बाद इसे इमीडिएटली ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से नो लोड टेस्ट किया जाता है। और अगर आपको लोड टेस्ट करना है, लोड टेस्ट करना है तो मशीन को आपको पहले तो नो लोड पे आपको हाफ एन आवर तक आपको उसे चेक करना पड़ेगा, ताकि वो हम लोग चेक कर सके कि उसके बेरिंग का टेम्परेचर कितना जा रहा है, नो लोड करंट पे कितना आ रहा है, फिर वाइंडिंग की टेम्परेचर कितनी हो रही है, पावर फैक्टर क्या है उसका, वो सब हम लोग मेजर कर सके। ये सारे पैरामीटर अगर परमिसिबल लिमिट में होते हैं, और मान लेते हैं कि उसके जो स्लिप रिंग्स है और कम्यूटेटर है उसके बीच में अगर स्पार्किंग फाउंड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे कनेक्शन को चेक करेंगे। ओके,
नो लोड टेस्ट के बाद मशीन का जो लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, धीमे धीमे सेम टाइम पे धीमे धीमे आपका मशीन पे लोड इंक्रीज किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि कोई अनयूजुअल साउंड या फिर कोई वाइब्रेशन तो नहीं आ रही मशीन में। ओके। और मशीन को जब हम लोग फुल लोड पे टेस्ट करते हैं तो हम लोग वहां से हम लोग लोड करंट चेक करते हैं, पावर फैक्टर उसका चेक करते हैं, एफिशिएंसी और स्पीड, ये सब चीज आपको चेक करने को रहती है। देन उससे कंपेयर किया जाता है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर होता है उसने जो लिमिट दे रखी होती है, उसने जो वैल्यू दे रखी होती है, और जो हमने टेस्ट किया है उसकी जो वैल्यू है, उन दोनों को कंपेयर करके हम मशीन को ओके या फिर फेल करते हैं। ओके। देन टेम्परेचर राइज टेस्ट। टेम्परेचर राइज टेस्ट में क्या होता है कि जब भी आपके लॉसेस मशीन में ज्यादा हो जाते हैं तब आपका टेम्परेचर आपका इंक्रीज होने लगता है मशीन में। ओके। तो आपको टेम्परेचर राइज टेस्ट में यही टेस्ट करना है कि मशीन के जो लॉसेस हैं, यानी जो मशीन का मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो आपको टेम्परेचर राइज दिया हुआ है उससे आपका जो टेम्परेचर है वो अबाउ तो नहीं जा रहा। अगर आपका अबाउ जा रहा है इसका मतलब क्या है, आपने जो आपके मशीन में जो है लॉसेस वो बढ़ गए हैं, परमिसिबल लिमिट से आपके लॉसेस बढ़ गए हैं। ओके। तो टेम्परेचर राइज टेस्ट के करने के लिए हम लोग हीट रन टेस्ट करते हैं। मशीन को हम क्या करते हैं, तो हीट रन टेस्ट में क्या होता है कि मशीन को हम लोग 1 घंटे के लिए नो लोड पे चलाते हैं, 1 घंटा या फिर आधा घंटा, और उसकी टेम्परेचर चेक किया जाता है, वाइंडिंग का टेम्परेचर चेक किया जाता है, नो लोड करंट चेक किया जाता है। ये सब कुछ चेक करने के बाद हम लोग उसे फुल लोड कंडीशन पे हम लोग उसे डालते हैं, और एसी मशीन जो होती है उसे हम लोग जो भी वोल्टेज देना होता है उसे हम लोग वो रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। और डीसी मशीन के केस में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू हम लोग वोल्टेज को जो हम लोग दे रहे हैं पहले उससे रिड्यूस किया जाता है। ओके। और हम लोग उसका टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं एसी मशीन में और डीसी मशीन में। इसके अलावा इसके अलावा भी हमारे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कि हम लोग जो ब्रश है, स्प्रिंग जो हमने ब्रश के बीच में लगा रखी है, तो उसके बीच में आपका कितना टेंशन है वो भी आपको चेक किया जाता है। कम्यूटेटर के सरफेस कितना स्मूथ है या फिर कितना रफ है वो भी आपका चेक किया जाता है। फ्यूज जो आपके फ्यूज बॉक्स में यूज हो रहा है वो आपके रेटेड वैल्यू के है या नहीं वो भी चेक किया जाता है। 3 फेज आपका जो कनेक्शन है वो आपका बैलेंस कनेक्शन है कि नहीं है वो भी चेक किया जाता है। ऑयल लेवल, जब आपका ऑयल कूलिंग मशीन यूज होती है तो उसमें ऑयल लेवल चेक किया जाता है। सिलिका जेल, यानी अगर आप ट्रांसफार्मर में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपका सिलिका जेल भी आपका चेक किया जा रहा है। और सबसे मेन आपका इक्विपमेंट अर्थिंग। ओके। यानी जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका अर्थिंग चेक किया जा रहा है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। इसके अलावा जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ओके, उसका न्यूट्रल वो प्रॉपरली अर्थ है कि नहीं है वो भी चेक किया जाता है। अर्थ रेजिस्टेंस चेक किया जाता है आपका, और रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर आपको लाना पड़ता है अर्थिंग रेजिस्टेंस। और एक मेन चीज, अगर आपका मशीन डीसी सीरीज मोटर है तो स्टार्ट मशीन को स्टार्ट करने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि मैकेनिकल लोड देने पे आपका मशीन ट्रिप तो नहीं कर रहा। ओके। ताकि जो आपका डीसी सीरीज मोटर है वो आपकी लोड पे या फिर स्टार्टिंग से पहले या फिर स्टार्टिंग के बाद आपका किसी भी तरीके का उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे चेकिंग भी आपके, ये सारे टेस्ट भी आपके किए जाते हैं। ओके। तो आज हमने कमीशनिंग से पहले आपके मशीन रोटेटिंग मशीन पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ये वाला टॉपिक हमने पूरा कवर अप कर दिया है। नाउ कुछ तरीके के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में